हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने जो प्रीवियस जो देखा था टॉपिक, वो टॉपिक यही था अपना, जो वृत्त की परिधियाँ और क्षेत्रफल वाला। और इसमें हम जो अभी बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जो आपकी 15.2 की प्रश्नावली है, जो आपका तिर्यखंड वाला है, जो आपका वृत्तखंड वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा, सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप पढ़िए, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्रिज्या 121 सेंटीमीटर। ये भाई 121 ही है क्या? इसको आप 21 सेंटीमीटर मान लो थोड़ी देर के लिए। 121 में 7 का भाग तो नहीं जाता, इसको आप 21 सेंटीमीटर मान के चलो। ठीक है, देखिए 4 का क्वेश्चन देखिए आप, 15.2 में करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, 4 का क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको देख, इसमें रेडियस दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, और आपको वृत्त का चाप के अंदर पर कोण थीटा कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो ज्ञात करो चाप की लंबाई, तिर्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का। देखो एक्चुअल में इसमें है क्या, यह आपको इसमें गिवन है। ठीक है, वृत्त है और ये जो रेडियस है और ये आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो पहले आपको करना है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका चाप की लंबाई का। तो देखना, चाप की लंबाई क्या होता है भाई, सूत्र पाई आर थीटा बटा 3 180। पाई आर थीटा बटा 180, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको दे रहा है 21, ये आपका मान है 60 डिग्री, बट्टा में हो गया आपका 180। सॉल्व करो इसको, 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 60 का भाग इसमें दोगे 3 बार, 3 से आपका 3 हो गए कैंसिल। 22 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, सेंटीमीटर। हाँ जी, चाप की लंबाई हो गई आपकी 22 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, चाप द्वारा बनाए गए तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तिर्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखो तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। वो दोनों तरीके क्या हैं, एक तो यहाँ पे 1/2 गुणा एल गुणा आर, क्योंकि अभी आपने जो एल निकाली है, चाप की लंबाई तो होती है आपकी एल, 1/2 गुणा एल का मान 22 हो गया, ये आपको 21 दे रखा है, 11 बार गया, इसका भाग 11 दूनी 22 और 1 23 वर्ग सेंटीमीटर। मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, कहीं वो 21 ही तो ना हो जाए। अगर इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये आंसर आएंगे आपके, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी, यही आ रहे हैं, इसका मतलब वो 21 ही है ना। चलिए, समझ में आ गया। यहाँ पे इसको आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 वाले से भी कर सकते हो, आंसर वही मिलेगा आपको। फिर देखना तीसरा, इसमें दे रखा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई मैंने आपको बताया, ये आपकी हो गई संगत जीवा, इसके द्वारा आपको बनाना इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम होती है, वैसे यहाँ पे तो नहीं होगी, कई बार होती है। कैसे, कई बार कैसे होती है, ये आपको थीटा नहीं दे रखा हो, कई बार बहुत से क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं दे रखा होता है। यहाँ पे तो चलो इसने दिया है कि आपको एक जो थीटा दे रखा है यहाँ पे कितना है, आपको 60 डिग्री ये दे रखा है, इसमें 60 डिग्री दे रखा है। बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे नहीं दे रखा होगा, वहाँ पे आपको कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा उस थीटा को ज्ञात करने का। ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है वो 90 का बनाने की कोशिश करे, वहाँ पे वो हिंट देगा आपको क्वेश्चन में, वो ध्यान से समझ लेना। अब देखना, पाई का मान आपने लिख दिया 22/7, आर का मान हो गया 21 गुणा 21, थीटा का मान हो गया 60, बट्टा में हो गया आपका 360, माइनस में आपने किया 1/2, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका, आर स्क्वायर कितने हैं 21, 21 गुणा साइन थीटा का मान हो गया 60। आ गई थी चीज में। फिर देखना, आप इधर देखना इसको सोल्व करते हैं। 7 का भाग 21 में 3 बार, 60 का भाग 360 में 6 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार। तो इस साइड में जो वैल्यू बनी आपकी वो बनी 11 गुणा 21। देखो मैंने ये कहा था कि इसको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये इतना था कि आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो 11 गुणा 21, ये देखो आपका 11 गुणा 21, इससे भी वही आंसर आएगा ऊपर वाले का ना। फिर माइनस 1/2 गुणा, अब देखो यहाँ से ये दे रखा आपको 1/2 गुणा 21 गुणा 21 को मैंने गुणा कर दिया 441। साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, ये हो गया आपका 231 माइनस
441 गुणा 1.732 बट्टा में हो जाएगा 4, है ना भाई। मैंने वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है और इसमें से माइनस कर देना है। आ रही चीज में, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि तरीका जो है ना वो आपको कैसे पकड़ना है। मेन चीज तरीका होती है, आपको वो तरीका जो है ना वो समझ में आना चाहिए। अगर तरीका समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मैंने ये आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है और ये आपको फिर क्या करना है, सोल्व करना है इसको, ठीक है। आ रही चीज में, sin 60 का मान √3/2 होता है, ये आपको पता है। ओके, फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें ना। फिर नेक्स्ट आपका जो इसमें जस्ट अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो देखो आप। एक घड़ी की मिनट की सुई, ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो बनाया था ना वहां पे मैंने चीजें बताई थी आपको घड़ी वाली, कि एक घड़ी जो होती है वो मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का बनाती है, और घंटे वाली सुई जो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी आपको, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार आप जो इसका पिछला वीडियो जो है ना वो ज़रूर देखना पूरा, कुछ बेसिक मैंने वहीं पर बता रखे हैं आपको। एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई देखो आप इसमें कितनी देर की, आपको मिनट की सुई की लंबाई दे रखी आपको 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसने कहा कि 10 मिनट में, अब देखना है यहां से समझना आपको, इसने कहा कि 10 मिनट में वो घड़ी की सुई, मिनट की सुई जो वो जैसे मान लो पहले यहाँ थी ऐसे, फिर वो यहाँ पे आ गई ऐसे मान लो 10 मिनट में चलकर, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी सबसे पहले तो आपको वो देखना है। अब इसमें जो सुई दे रखी है ना वो आपको मिनट वाली दे रखी है, तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो क्लियर करना है। और इसमें आपको दे रखा है 10 मिनट का, ठीक है। फिर से देख लेना, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, बिल्कुल जी 10 मिनट का किया आप, ठीक है। देखना, तो पहले आप ये लिखो कि एक मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। ये मैंने आपको बताया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन आपको कितने मिनट का पूछा इसमें, 10 मिनट का। तो सबसे पहले तो आप वो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी वो निकालना होगा। देखो एक्चुअल में क्या, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये घड़ी आपकी, ये जो मिनट वाली सुई यहाँ पे है इसकी, ठीक है। फिर वो 10 मिनट मतलब जैसे ये 5 मिनट और ये अगेन 5 मिनट, ये चल के क्या आ गई, यहाँ पे आ गई। तो पहले आपको इस तिरछे खंड का, जो ये तिरछे खंड आपको दिख रहा है, इसका एरिया आपको पूछा इसमें। ये जो घड़ी की सुई है ना ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये आपकी तिरछा हो जाएगी। ये इसका कोण जो ये आपने निकाल लिया कितना, 60 डिग्री का, तो आप इसका तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे फिर तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपका πr² θ/360 होता है ना। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 10.5 गुणा 10.5। अब देखो इसने ये नहीं कहा कि उसकी त्रिज्या, ये आपको समझ नहीं होगी कि ये जो घड़ी की जो सुई है ना ये इसकी त्रिज्या का काम कर रही है। थीटा आपने बना दिया 60 डिग्री का और बट्टा में आपने लिख दिया 360। अब देखो 60 का भाग 360 में जाएगा 6 बार, फिर आपने 7 का भाग दिया इस 105 में, तो 15×7 होता है 105, तो 1.5 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो 2 का भाग इसमें दिया आपने 11 बार, 2 का भाग इसमें दिया आपने 3 बार, फिर 3 का भाग और दे दो इसमें, तो 35 105 होता है ना, तो 3.5 आ जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू बन गई वो बन गई 11 गुणा 1.5 गुणा 3.5। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो चलो मल्टीपल करके बता देते हैं आपको। 11 पंजो 55, 11 एकम 11, 5 पंजो 25, 16 पंजो 80, 3 पंजो 15, 16 3 48। ये लो जी, ये आंसर आएगा आपका 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। ओके जी, अरे चीज में कैसे किया मैंने, सबसे पहले तिरछे खंड का देखो क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, बिल्कुल जी ध्यान में है। तो तिरछे खंड के लिए आपको एक तो चाहिए होगा आर का मान, तो आर का मान जो घड़ी की जो लंबाई होगी वही इसका आर का मान हो जाएगा, है ना। फिर एक चाहिए होगा आपका थीटा का मान। थीटा का मान सर हमको ये पता है कि मिनट की सुई जो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन में हमको 10 मिनट का बोला, तो 10 मिनट में वो 60 डिग्री का बना लेगी। तो फिर और क्या चाहिए, आर का मान आ गया आपके पास में, थीटा का मान आ गया, सोल्व कर लो बस, आगे चीज में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, इसमें कितने नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो इसमें।
इसकी 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ो आप। नौ नंबर का क्वेश्चन एक आयत वाला क्वेश्चन है ना, और इसमें आपको जो चारों कोनों पर जो तिरछे खंड बने हुए हैं, है ना। सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है ये, देखना। ऐसा क्वेश्चन में हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, वो समबाहु त्रिभुज वाला। देखना, इसमें देर का आपको एक आकृति है आयत की, तो पहले मैं आयत बना देता हूँ। ये लो जी, हमने बना दिया एक आयत। आयत को नाम दिया कैसे इसने, ए बी सी और डी। ठीक है जी, यहाँ तक। ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर, और बी सी आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इसने 3.5 का खोला और ऐसे इसने चाप काट दिया। ठीक है, वैसे यहाँ से खोला इसने और चाप काट दिया, वैसे यहाँ से खोला और इसने इससे चाप काट दिया, और वैसे यहाँ से खोला। इस प्रकार से इसने चाप काट दिया ना, और बोला 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो 6 अंकित जो ये अंदर वाला भाग है ना आपका, ये वाला, या आपका इसमें क्या है, 6 अंकित भाग है। ठीक है, और पाई का मान जो 22/7 ही काम में लेना है आपको। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था समबाहु त्रिभुज वाला, सेम क्वेश्चन था वो भी। उसमें भी आपको बुझाऊं कि लंबाई दे रखी थी, वो प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर का चाप वो कटवा रहा था आपके, है ना। चलिए, सेम क्वेश्चन है, पहले वो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो आप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई आपको दे रही है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रही है 7 सेंटीमीटर। यह आपने निकाली है 70 सेंटीमीटर। चलिए जी, ये काम तो हो गया। अब इसके जो प्रत्येक शीर्ष पर ये तिरछे खंड बने हैं ना, इनका क्षेत्रफल निकालो आप। तो आप ये निकाल लो कि ऐसे लिखना, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बने तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होता है तिरछे खंड का क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान हो जाता है कितना जी? 22/7। इसने कहा है क्वेश्चन में 22/7 काम में लेना है। आर का मान उसने दिया है कितना? 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर बट्टा में आपको दिया 360। अब थोड़ी सी समझनी ये है कि थीटा नहीं दिया सर हमको, तो थीटा का मतलब क्या हो गया? ये नहीं दिया। अब ये आपको समझना होगा कि ये कितना होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें यही कहा था कि आपको ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि दे, या आपको समझना होगा। कंडीशन दे देगा आपको ऐसी कुछ वो कि वो कितने का कोण बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो देगा नहीं भाई। यहाँ पे ये आपको ये भी बता सकता था कि ये 90 डिग्री का कोण है, बता सकता था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आयत का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। तो ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। 90 का भाग इसमें दोगे आप 4 बार, भाई 9 चौक 36 होता है ना। 7 का भाग इसमें दोगे 0.5 बार, फिर आपने और 16 के इसको 2 का भाग इसमें दिया 2 बार, इसका दिया 11 बार। तो ऊपर तो हो गया आपका 11 पंजो 55, 5.5 गुणा 3.5 बट्टा में हो गया आपका 2। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हो तो 35, 5 पंजो 25, चलो मैं कर देता हूँ 5 पंजो 25, 5 3 15, 5 2 7 1 8 1 9, 1925 मतलब 19.25, और बट्टा में आप भाग दोगे 2 का। एक बार और देख लेना, 5 पंजो 25, 5 3 15 और 2 17, और 5 7 5 है। ठीक है, 2 का भाग दोगे तो 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12, 2 2 4, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। अरे एक काम करो ना, आप इसको पूरा क्यों सोल्व कर रहे हो अपन? अभी तो हमने एक तिरछे खंड का निकालना है ना, तो आप इसको यहाँ तक ही रख लो। आप इसको 19.25 बट्टा 2 कुल चारों तिरछे खंडों का क्षेत्रफल। तो 4 गुणा एक तिरछे खंड का आपने निकाल लिया 19.25 बट्टा में 2, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 को आपने गुणा किया इससे, तो यह हो जाएगा 38.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो यहां से समझना, आपने पहले निकाल लिया आयत का क्वेश्चन, सॉरी आयत का क्षेत्रफल, फिर आपने निकाल लिया इन चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लेकिन आपको तो इस बीच वाले का चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? इस आयत में से इन चारों को आप हटा दोगे तो ये आपका बीच वाला रह जाएगा, मतलब जो आपको शेडेड पोर्शन दे रखा है, छायांकित भाग दे रखा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फिर आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल
इसके लिए आप क्या लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस जो आपने वो निकाला है कुल तिर्जे खंडों का क्षेत्रफल, कुल तिर्जे खंडों का, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर बने चारों तिर्जे खंडों का क्षेत्रफल। तो ये आपने निकाला 70 और इसमें से माइनस कर दोगे आप 38.50, ये तो निकाला था आपने। जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 31.50 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, आ रही चीज़ में कैसे करेंगे, एकदम सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझते रहना है ऐसे ही। बढ़े फिर नेक्स्ट की ओर। पहले आपको आयत का निकाल लेना है, फिर यहाँ पे देखो मैंने ये जो चीज़ अलग अलग लिखी, प्रत्येक शीर्ष का पहले निकाला फिर चारों का निकाला। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर बने चारों तिर्जे खंडों का क्षेत्रफल, तो इसको यहाँ पे गुणा में 4 और लगा देना, फिर पाई आर स्क्वायर थीटा की, एक ही बात है। फिर आयत का निकालिए, शीर्ष ये निकालिए तिर्जे खंड का, फिर इसको माइनस कर दोगे, आपका तो शेडेड पोर्शन है उसका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ रही है समझे। चलिए जी, अब जो आपकी जो प्रश्न माला है ना 15.3 वो कराएंगे इसमें, है ना। 15.3 स्टार्ट कर देता हूं मैं, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करने को, ताकि 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाए, आराम से पढ़ सको आप, है ना। चलिए, इसमें कुछ मैंने 5 क्वेश्चन जो वो डिसाइड कर रखे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है। 15.3 में 2 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 15.3 में 2 नंबर का, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर आपको दे रखा है 74। तो मैंने लिख दिया वृत्त की परिधि और त्रिज्या, और देखो अंतर कर दिया इसका, कितना है 74 है। क्वेश्चन में आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। सबसे पहली बात ये होती है, परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr, माइनस में त्रिज्या होती है आपकी r। ठीक है भाई, जिस वृत्त की त्रिज्या होगी r, उसी तो 2πr परिधि होगी। यहाँ से देखो r आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो रह जाएगा 2π, यहाँ पे रह जाएगा आपका 1, बराबर में हो जाएगा 74। r 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1, बराबर हो जाएगा आपका 74। यहाँ से समझना फिर इसको, ये हो गया आपका 44/7 माइनस 1, बराबर हो गया 74। r बराबर 7 आ गया इसका लघुत्तम, तो 44 माइनस 7 बराबर 74 हो जाएगा। r गुणा 37/7 बराबर 74। आपको चाहिए यहाँ से r का मान पहले, तो ये जो 7 है 74 के गुणा में चला जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 37। 37 का भाग 74 में जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये तो आपने निकाली इसकी त्रिज्या। आपको ये चीज समझ आ गई ना, परिधि और त्रिज्या का आपको अंतर दे रखा है, तो परिधि आपने 2π लिख दी, त्रिज्या आपने r लिख दिया ना। r का मान आपने निकालिए 14। अब आपको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान वही अगेन 22/7, आपने r निकालिए 14 सेंटीमीटर, 7 का भाग इसमें दोगे 2 बार, इन सबको आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम बार बार नहीं करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये पहली वाली है, ये आपको पकड़ना है। वृत्त की परिधि 2π होती है, त्रिज्या आपकी r होती है। ठीक है, फिर इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो आप इसमें। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें दिया आपको वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के, वृत्त का परिमाप बराबर है आपका वर्ग के परिमाप के, है ना। देखो यहां से एक चीज को ध्यान से समझना आप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिधि होती है वृत्त का, मैंने आपको पहले भी बता दिया, परिमाप ही दे रखा ना। हाँ, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि क्या होती है आपकी 2πr। वर्ग का क्या होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये चीजें आप अगेन लिखना चाहो तो लिख लेना कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपने r मानी है, और भुजा जो आपने वर्ग की भुजा जो आपने मानी है a। ठीक है, ये चीज
अब यहाँ से देखना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है इसमें ध्यान से। इसने कहा है कि उनके क्षेत्रफलों का, उनके किनके, वृत्त का और वर्ग का, उसी आपको मतलब क्या है, उसी क्रम में पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें क्रम आपको पहले वृत्त का नाम लिया फिर वर्ग का, तो उसी क्रम में आपको अनुपात पूछेगा। अगर आपने क्रम उल्टा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा आपके क्वेश्चन, है ना। तो मैं करने का मतलब है आपको ये पूछा इसमें कि वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्रफल, भाई अनुपात ये होता है ना, अनुपात को ऐसे लिखते हैं। तो आपको उनका क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए होगा, तो पहले आप उनकी कम से कम त्रिज्या और भुजाओं का अनुपात तो निकालो, फिर निकालेंगे ये चीज। तो देखना, इस आर को मैं ऊपर रख रहा हूँ, इस एक को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि ऊपर मेरे को वो चाहिए जो वृत्त का है। वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या, और वर्ग की क्या है? भुजा होती है। ये मैंने नीचे लिखा है। यहाँ पे 4 था, ये जो 2 पाई था ना, इसको मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपके पास में, ये ऊपर 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बट्टा पाई आ गया आपके पास में। इसको एक काम करो, आप ऐसे ही रहने दो एक बार, है ना। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई वृत्त का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो देखना मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, इस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आर बट्टा ए का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि आप वापस इसको कोष्टक को हटाओगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है ना। फिर देखो पाई को मैंने पाई रहने दिया, मैंने देखो पाई क्यों रहने दिया, क्यों यहाँ पे भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर बट्टा ए का मान कितना है? 2 बट्टा पाई है, और इसका स्क्वायर हो गया ऊपर, ठीक है। तो पाई गुणा 2 का स्क्वायर करोगे 4, और पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई गुणा पाई हो जाएगा। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और आपके पास में आ जाएगा 4 बट्टा पाई। तो अनुपात कितना हो गया आपका? 4 अनुपात पाई। अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो देखना, 4 गुणा पाई को क्या लिख सकते हो आप? 22 बट्टा 7। 7 ऊपर चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का वाई जाएगा इसमें 11 और, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, बट्टा में क्या है 11, तो 14 अनुपात 11 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज और ये क्लियर, बहुत ईजी है एकदम, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखो मेन बात ये होती है कि आप सबसे पहले जो लैंग्वेज गिवन है ना उसको पकड़ो आप। वृत्त का परिमाप और वर्ग के परिमाप आपने बराबर दे रखे हैं। फिर जो उसने कहा कि उनके क्षेत्रफल होगा, उनके मतलब वृत्त का और वर्ग का, तो पहले वृत्त आया है तो मैंने ऊपर क्या लिखा है वृत्त, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां से आपने देखा कि आर बटा ए बन रहा है, तो यहां से भी आपको क्या बनाना है? आर बटा ए ही बनाना होगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आर बटा ए बनाया। अगर यहाँ पे इसने कहा होता ना कि उनके व्युत्क्रमों का अनुपात बताओ, क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमों का, तो मतलब पहले वर्ग का लिखते फिर आप वृत्त का लिख दे। या आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है आराम से, ठीक है। फिर जो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, पढ़ो इसको आप। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका वो है 7 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है ना 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ पूरा। 15.3 में जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति ए बी एम सी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखना किस प्रकार से आपका ये डायग्राम है। पहले तो इस डायग्राम को समझो, मेन चीज़ ये डायग्राम है। इसमें आपका देखो इस प्रकार से क्या दे रखा है, ये आपका एक चतुर्थांश दे रखा है इसमें, ठीक है। और ये बनाया हो इस पर एक तिर्यखंड की आकृति दी गई आपको। फिर देखना एक कहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी। ये आपका ए है, ये बी और ये आपका सी है, और ये आपका एम है। ये ए बी एम सी, ये आपको एक तिर्यखंड दे रखा है। फिर ये जो बी सी है ना, इसको इसने क्या माना है? अर्धवर्त, सॉरी इसको व्यास मानकर इस पर क्या बनाया इसने? अर्धवर्त। ऐसे पूरा वर्त बनाते हैं ना, जैसे यहाँ से ऐसे पूरा वर्त बनाएंगे, तो इस पे ऊपर वाला जो इसने बनाया है अर्धवर्त, ठीक है। और इसको इसने नाम दे दिया एन, ठीक है, यहाँ से ए एन नाम दे दिया इसने। फिर आपकी जो ये ऊपर वाली ये वाली आकृति जो दिख रही है ना आपको इसमें इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। आप आ रही चीज़ हम समझ में, आपको इस छायांकित भाग का इसमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको पहले समझाता हूँ। आपको तिर्यखंड और वर्तखंड के बारे में मैंने बता भी दिया है, फिर से ध्यान देखना इसमें। ए बी एम सी ये तिर्यखंड है। अब इस नीचे वाले त्रिभुज को छोड़ो आप, ठीक है, एक बार। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है बी एम सी, ये क्या है? ये है एक वर्तखंड, ठीक है। और इसके अपने को त्रिज्या देखो कितनी बोल रहा है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज को भूल जाओ
इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा एक तो, ठीक है। इसके अलावा जो इसने कहा है कि अर्धवर्त मानकर, आपने क्या बोला इसको, अर्धवर्त मानकर, तो इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालूंगा पूरे को। इस अर्धवर्त में से मैं इस जो एक खाली स्थान जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको घटा दूंगा तो ऊपर आपका क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक आ रही चीज में। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ वर्तखंड BMC का क्षेत्रफल। अब आपको दिखना चाहिए, देखो ये रहा BMC, मतलब ये जो खाली जगह आपकी ये वर्तखंड है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन। अब मैं आपको देखो एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, इस पर पहले ये देख लेते हैं पाई का मान वगैरह कुछ दिया है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ बता देता हूँ, ये प्रश्नावली और आगे जो 16 की प्रश्नावली आपकी, ये कुछ ऐसी प्रश्नावली जो बिना आपके जो फॉर्मूला उनके बिना नहीं होंगी आपकी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखना ना। अब देखो पाई का मान लिख दिया आपने 22/7, आर का मान आपको दे रखा 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान आपको दे रखा 90। अब इसमें 90 नहीं दिया है ना, नहीं दिया ना, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको हिंट देगा कि वो 90 कैसे है। और इसमें हिंट क्या है, इसने बोला है कि ये क्या है कि चतुर्थांश है। भाई चतुर्थांश में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण ही तो बनता है। कैसे समझना है इसको, यह आपका है x और y का जो कार्तीय निर्देशांक आपको दे रखे हैं। इसने क्या कहा कि आपने इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर का ले लिया एक ना, और इस पे देखना इसने इस प्रकार से वो बनाया है तिर्यकखंड। आपको जो ऊपर वाला है ना वो देख लेना है केवल, मैं बाकी नीचे वाले को मिटा देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि इसने चतुर्थांश क्या बोला था। ये क्या है आपका, वो चतुर्थांश है, दिख रहा है ना। अब हमको पता है कि चतुर्थांशों के मध्य होता है 90 डिग्री का कोण है, आ रही नीचे नहीं। इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो कोण है ना आपका, ये कितना है, 90 डिग्री है। और फिर ये जो आपको ये दे रखा है ना BC, इस पर इसने क्या बनाया, इसे आपको अर्धवर्त बनाया है। आगे चीज में तो क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर देखना आप, मैंने कहा 90 डिग्री क्यों है वो मैंने बता दिया आपको। अब इसको सोल्व करो आप, तो देखो 90 का भाग इसमें दोगे आप 4 बार, 7 का भाग दोगे इसमें 2 बार, 2 का भाग 4 में दोगे 2 बार, 2 का भाग 14 में दोगे 7 बार, 22 को 7 से गुणा करोगे आप 154 माइनस 2 का भाग 7 बार, साइन 90 का मान 1 होता है, 14 को 7 से गुणा करोगे आप 98। इसको आपने सोल्व किया 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये देखना है यहाँ पे कि ये 56 वर्ग सेंटीमीटर क्या आया है आपके पास में, ये आया आपके पास में इस वर्तखंड का। अब आपको क्या निकालना होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल वो निकाला है। उस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से आपको ये जो है वो माइनस कर देना है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या चाहिए होगी अर्धवर्त की, लेकिन आपको तो इसने BC क्या दिया है, व्यास दिया है। तो सबसे पहले तो आप BC ज्ञात करो, ठीक है, और फिर उसको ज्ञात करके आप क्या कर दोगे, उसका आधा कर दोगे तो वो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखना त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हो आप, AB² प्लस AC² बराबर BC²। ये मैंने क्यों लिख दिया, ये मैंने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, मेरे को ये पता है कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब देखो ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। भाई आपको क्या दिया इसने, तिर्यकखंड दिया, तिर्यकखंड में त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर ही रहेंगी ना। और ये आपका हो गया BC का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, बराबर में हो गया BC का स्क्वायर। दोनों का आपने जोड़ा तो 392 हो गया BC का स्क्वायर। आपने यहाँ से निकाला BC तो वो हो जाएगा √392। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 14√2, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए अर्धवर्त की त्रिज्या, क्योंकि अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अर्धवर्त की त्रिज्या जो है ना वो BC का कितना है, आधा है। तो BC आपने कितनी निकाली, 14√2। 14√2 का आप कर दोगे आधा, कितना आ जाएगा, 7√2। ये आ गई आपके पास में अर्धवर्त की त्रिज्या। अब निकालो आप अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, भाई अर्धवर्त का क्या होता है, πr² बट्टा में 2 आ जाएगा, और क्या है, तो 22/7 और ये बट्टा में 2, r आपके पास में आ गई 7√2 गुणा 7√2, ठीक है। अर्धवर्त की ध्यान रखना इस चीज का। देखो 7 से एक साथ कैंसिल। अब ऊपर देखो √2 है, गुणा के क्या हो जाएंगे 2, और नीचे ये 2 रहा, तो ऊपर क्या रहेगा 22 गुणा 7। 22 गुणा 7 कितना होता है, 154। तो ये हो जाएगा आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ना तो आपको अर्धवर्त का चाहिए था, नहीं आपको वर्तखंड का चाहिए था। आपको किसका चाहिए, आपको चाहिए छायांकित का। तो मैंने क्या कहा, आप अर्धवर्त का निकालो पहले, और ये निकाला आपने, तो अर्धवर्त वाले में से ये घटा दोगे तो इस छायांकित भाग का आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे, आपने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
अब इसमें आप क्या करोगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस कर दोगे आप वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल। भाई आपने BMC का जो निकाला था ना वो माइनस कर दोगे, तो 154 में से माइनस कर दोगे आप 56 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास में 98 वर्ग सेंटीमीटर। RHS में ये कितना आ जाएगा आपके पास में 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे चीज में कैसे किया मैंने, बस आपको ध्यान ये रखना है, मेन चीज ये कि समझना कैसे है इसको, है ना। आपने को इसने अर्धवर्त बोला, इसका एक तरीका और है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप ABMC ये त्रिज्यखंड दे रखा है, पहले आप इस त्रिज्यखंड का निकालो। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझनी है आपको कि ये अर्धवर्त जो दे रखा है आपको, ये BNC ये आपको अर्धवर्त दे रखा है, इसका तो निकालना ही पड़ेगा, इतनी चीज तो क्लियर हो रही है। और इसमें से आप माइनस क्या करोगे, ये BMC, तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपको इस BMC जो आपको एक टुकड़ा दिख रहा है अंदर, इसका तो निकालना ही पड़ेगा। इसके निकालने के एक्चुअल में दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप डायरेक्ट, आपको पता चलना चाहिए कि ये वृत्तखंड है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। एक तरीका और है कि पहले आप इस पूरे ABMC त्रिज्यखंड का निकालो, उसमें से इस त्रिभुज का माइनस कर दो तो भी आपके पास में ये टुकड़ा आ जाएगा। तो पहले त्रिज्यखंड का निकालो, फिर उसमें से त्रिभुज का माइनस करो तो इस त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस वृत्तखंड का ऐसे निकाल दो। बाकी देखो काम यहाँ पर भी यही हुआ है, ये इतना तो आपका किसका होता है, त्रिज्यखंड का, और ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। काम तो मैंने भी वही किया है ना। आगे चीज में फिर आप इसमें जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ना वो पढ़ो आप। जो इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है ना वो देखो आप इसमें। मैं डायग्राम बना देता हूं जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका। दी गई आकृति में छाया की डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो और आपको ABCD वर्ग की भुजा देखना है इसको। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले आपको एक्चुअल में ये डायग्राम कैसा वो बताता हूं। ये आपके पास में वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर इसने क्या बना रखा है, ऐसे अर्धवर्त, इस प्रकार से इसने क्या बना रखा है, अर्धवर्त बना रखे हैं इस प्रकार से। वर्ग की प्रत्येक भुजा पर इस प्रकार से इसने क्या बना रखे हैं, अर्धवर्त। तो एक्चुअल में ये जो आकृति है ना ये ऐसी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं दे रखी ना, तो आपको क्वेश्चन में जैसे दे रखी है वैसे ही बना लेनी है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि एक्चुअल में ये आकृति है कैसी, है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन में है वो बना देता हूं। ये दिखने में चाहे कैसा ही हो क्वेश्चन, लेकिन है एकदम इजी, है ना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है एक्चुअल में। थोड़ा सा समझना है बस कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है ना। अब देखो इस प्रकार से आपको डिजाइन दे रखी है ना, और ये जो भाग दे रखे हैं ये आपके क्या है, छायांकित है, और इन्हीं का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैंने इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट रहा हूँ मैं इसको, ना मैं इस प्रकार से देखो इसको टुकड़ों में बांट रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये टुकड़ों में बांटने की जो प्रक्रिया है ना, अब आपको कोई एक टुकड़ा देख लेना है। जैसे मान लो मैं नीचे वाला ये देख रहा हूँ, मैंने ये जो छायांकित भाग है ना इसका भी क्या कर दिया, इस प्रकार से आधा कर दिया इसको। ठीक है, आप में देखो इसमें दे रखा है ABCD, ये आपका A दे रखा है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये D है। ठीक है, ये चीज़ ABCD ये कंप्लीट आपको सारी 10-10 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई होगी कि ये पूरी 10 है, तो ये जो इसकी आधी कितनी हो जाएगी। भाई इसने कहा कि इसको आपने अर्धवर्त का व्यास माना है, तो इस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट व्यास हो गया ना, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। अब आपको क्या निकालना है, अब देखो मैं जहाँ पे इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखना आप, हो सकता है आपने इस चीज़ को नोट किया होगा। फिर देखो मैं कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है ना वो आपको क्या दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है। इस त्रिज्यखंड में भी देखना मैं वृत्तखंड को और ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक पार्ट जो है उसको मैंने किया है डार्क। ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें एक वृत्तखंड है। आगे चीज सुनने, तो मैंने
एक ये जो इधर वाली आकृति दिख रही है आपको, इसके मैंने क्या बना दिए, दो पार्ट बना दिए, जिसमें से आपका एक पार्ट किसका रूप है, वर्तखंड का रूप है। तो मैं क्या निकालूंगा, इस एक वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा पहले, ठीक है। और ऐसे वर्तखंड देखो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, भाई दो बनेंगे सब में, 5 6 7 8 वर्तखंड बनेंगे ऐसे। तो मैं एक का निकालूंगा और उसको 8 से गुणा कर दूंगा, तो आपकी पूरी छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। अब एक काम करते हैं, मैं इस वर्तखंड को नाम देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया और यहाँ पे ये मान लो कि ये सारा ऊपर कट रहे हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आकृति DEO का क्षेत्रफल। मैंने जो ये डायरेक्ट किया ना, केवल उसी आकृति का निकाल रहा हूं मैं ना, आकृति DEO का क्षेत्रफल। अब आपको ये आकृति है कैसी, वर्तखंड की है, तो आप वर्तखंड वाला सूत्र लगा दोगे, -1/2 r² sin थीटा, ठीक है। अब अगेन वही चीज आती है कि सर थीटा का कैसे पता चलेगा। पहले मैं देख लेता हूँ पाई वाला मान क्या दे रखा है इसमें, एग्जैक्ट 3.14 ही दे रखा है, तो अपने को वही जो है ना मान रखना है, क्योंकि एक बार पहले 22.7 रख के लिया था, गलत भी हो गया था ना, 3.14 ही रखना है। त्रिज्या कितनी है भाई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या इसकी। अब वो 10 मत लिख देना आप, मैं R लिख रहा हूँ 90 कैसे है वो अभी बताता हूँ आपको, -1/2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा साइन 90, ठीक है। चलो पहले मैं ये बताता हूँ कि ये 90 कैसे है। देख भाई इतना तो पता है कि ये वर्ग है, तो वर्ग में ये जो यहाँ कोण बनेगा वो तो 90 बनेगा, ये चीज़ तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को कोण बनना चाहिए ये वाला। ये क्यों, कि वर्तखंड में क्या होता है, जो त्रिज्याओं के मध्य कोण वो देखा जाता है। अब ये 90 कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको, है ना, ठीक है। ये कोण 90 कैसे है, ये वाला 90 है, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 है। फिर आपने देखा ये इसकी क्या है, त्रिज्या। चलो इसको ना देखो तो आप देखो, मैं यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, इसमें देखना है ना, केवल मैं ऐसे 2 ही ले लेता हूं, फिर मैंने इनको ऐसे आधा आधा किया था ना, ठीक है, मैंने इसको आधा आधा किया था। अब मैंने यह कहा कि ये जो लाइन है इसको मैंने क्या माना है, अर्धवर्त माना है। तो अर्धवर्त में जो ये कोण बनता है इससे, ये 90 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। अर्धवर्त में यहाँ पे जो कोण, अर्धवर्त में कहीं भी कोण बने चाहिए वो 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब देखो मैं एक्चुअल में करना क्या चाहता हूं, मैं ये पूरा ही मिटा देता हूं, केवल वो बीच वाली लाइन जो ड्रॉ की है ना, मैं केवल वो उतना ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर समझ में आए। ये लो, अब और सही समझ में आएगा ना। मैंने कहा कि यहाँ पे जो कोण बना वो 90 डिग्री का बना, क्यों बना, क्योंकि ये अर्धवर्त है। ये रेखा क्या है, अर्धवर्त आपकी, अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है। ये 90 डिग्री है, ये वाली और ये वाली रेखा दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इनके सामने जो कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे। अब दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90, क्यों भाई, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज में 180 होता है, 90 तो ऊपर वाला हो गया। तो ये वाला और ये वाला कोण कितने का होगा, 45 का होंगे, ये 45 ये 45, ठीक है, ये चीज दोनों 45 हो गए। फिर ये देखना आपकी ये रेखा और आपकी ये रेखा, ये दोनों भी बराबर है, क्यों है, त्रिज्या है दोनों, देखना ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये भी बराबर है। भाई वर्त की त्रिज्या बराबर ही होती है, चाहे कितनी भी बना लो। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इस रेखा के सामने वाला कोण ये 45 का है, तो ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये जो यहाँ पे ये कोण बना ये भी आपका 45 हो गया, ये भी 45। अगेन अब इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो आप, दो कोण तो 45 के हो गए, 90 तो हो गया, तीसरा कितना होगा, 90 होगा, तीसरा ये तो रहा आपका, ये कोण कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसको ज्यादा गौर ना करें आप, लेकिन समझना जरूरी है, आपको ये जरूर पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में आया कैसे, है ना। अब देखो इसको मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ। इसका भाग है इसमें 4 बार, और 4 का भाग इसमें जाएगा 4 7 28, बच गए कितने आपके 3, है ना। फिर 4 8 32, 4 5 20, ओके जी। फिर ये एक काम करते हैं ना, ये 4 रहने देते हैं नीचे, ठीक रहेगा। ये 4 जो है ना ये रहने ही देते हैं अपन, इसको कैंसिल करेंगे ही नहीं अपना। 3.14 ही रख लेते हैं, और ये जो आपका 4 है 4 ही रख लेते हैं, ठीक है। 25 को इस ऊपर वाले से मैं मल्टीपल करके लिख रहा हूँ, 25 ओके 100, 25 एकम 25, 10 35, 25 एकम 25 और 3 25 75 और 78 बट्टा में हो गया आपका 4, माइनस
इधर देखो आपके आ गया 25/2, यहाँ से आपने इसका लघुत्तम लिया 4, ठीक है। तो इधर तो आ गया 78.50 और ये हो जाएगा आपका 50, जब माइनस किया तो ये हो जाएगा 28.50 बट्टा में हो गया आपका 4। हाँ, इसको ऐसे रहने दो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। जो 4 है इसको सोल्व मत करना, ऊपर वाले को गुणा करके लिख देना। अब देखो ये आया है आपके एक पार्ट का, लेकिन आपको तो कंप्लीट 6 अंकित का चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, इसके लिए आपको क्या करने का, 8 गुणा उस आकृति का क्षेत्रफल, मतलब 8 गुणा आकृति DEO का क्षेत्रफल, ठीक है। 8 कैसे हो गया ये पता चल गया ना। मैंने कहा कि मैंने प्रत्येक के 2 टुकड़े किए हैं, तो एक टुकड़े का जो आया है वो मेरे पास में वो आ गया, ऐसे करके यहाँ पे 2 टुकड़े ये हो गए और टोटल ऐसे करके 4 दूनी 8 हो जाएंगे, है ना। तो इसका क्या है आपके पास में 28.50 बट्टा में 4, 4 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 को इसे गुणा करोगे तो 57 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चीज समझे, एकदम ईजी है ना, कुछ भी नहीं है, देख लो आप, बहुत ही सरल समझना है आपको। आपको क्या करना है, जो इससे ये आपको एक पंख, मैं इसको पत्ती बोल देता हूँ थोड़ी देर, है ना। ये जो एक पत्ती सी दिख रही है इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया और एक जो टुकड़ा बनाना वो वृत्तखंड का बन रहा है, बस ये समझना आपको कि वो किसका टुकड़ा बन रहा है, वृत्तखंड का। तो ऐसे ही फिर टोटल 8 वृत्तखंड हो गए, तो आपको एक वृत्तखंड का निकाल लेना है, वृत्तखंड का मतलब सेगमेंट का निकाल लेना है एक, और फिर उसको 8 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। फिर देखिए 10 का क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आप इसको मैं ड्रॉ कर माइनस कर देता हूँ। चलिए 10 का क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में, चलिए पहले तो ये आकृति बनाते हैं हमें। ये लो जी, ये बन गया आपकी आकृति, ठीक है। इसमें आपको ये आपको P दे रखा है, ये आपको Q गिवन है, और ये इसका केंद्र आपको O दे रखा है। ये जो रेडियस है ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा क्या है आपको कि दी गई आकृति में अर्धवर्त, ये आपको अर्धवर्त दिख रहा है ऊपर वाला, देखो बड़ा वाला अर्धवर्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, ये बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो कैसे, जो आपके देखो पहले समझाता हूं, जो इस अर्धवर्त की त्रिज्या है भाई, इस अर्धवर्त की, ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाला, ये इस अंदर वाले वर्त का तो क्या है, व्यास है, लेकिन इस बाहर वाले वर्त के लिए क्या है भाई, ये इसकी त्रिज्या, इसका मतलब ये अर्धवर्त का क्या है, केंद्र है ना। ये रेखा भी केंद्र से जा रही है, मतलब त्रिज्या है, ये रेखा भी केंद्र से जा रही है, भी त्रिज्या है। तो जितनी ये होगी उतनी क्या होगी, ये होगी। तो मतलब क्या हो गया आपके, आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चीज को कि अर्धवर्त की त्रिज्या जो है ना वो बराबर किसके है, अंतःवृत्त के व्यास के, अंतःवृत्त का व्यास, अर्थात ये त्रिज्या इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है अर्धवर्त की। जो अंतःवृत्त के व्यास को मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ ना, अंतःवृत्त का व्यास। तो आप लिखोगे अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या लिख दो, चलो डायरेक्ट अंतः त्रिज्या लिख दो, वो कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। आगे ना चीज में, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, ये त्रिज्या है तो, लेकिन इसके लिए तो ये व्यास हो गई ना, अंदर वाले वर्त के लिए तो ये कंप्लीट 7 है। तो आपको तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गई 7/2। तो आप लिखोगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही होता है πr², ये हो गया 22/7, r का मान हो गया 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग इसमें जाओगे 11 बार। तो कहने का मतलब ये आ गया आपके पास 77/2, मतलब हो गया आपके 37×2 37.5 वर्ग cm आ गया। आंसर देख लेते हैं, सॉरी 37.5 नहीं, 38 76 और 1 77। आगे चीज समझ में आ गया ना, कैसे करना है, बस समझने वाली चीज ये है कि ये अर्धवर्त की त्रिज्या है ना, ये इस अंदर वाले वर्त का क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, ठीक है। और कैसे बन गया ये आपको समझ में आ रही है भाई, ये त्रिज्या है, ये पूरी त्रिज्या है, लेकिन अंदर वाले वर्त के लिए क्या है, व्यास है, ओके। तो ये प्रश्नावली जो इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमने 2 पार्टों में इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
आप आसानी आराम से पढ़िए इसको, जितने डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, घड़ी वाला क्वेश्चन कर लिया, और आपका जो सेगमेंट सेक्टर जो मतलब त्रिज्यखंड और जो आपके वर्तखंड वाले हैं वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। इसके अलावा आपके और कौन से क्वेश्चन थे इसमें, जो छायांकित भाग वाले आते हैं मुख्य क्वेश्चन, वो भी हमने कर लिए, चक्कर वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, मतलब सारे क्वेश्चन जो वो कर लिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए आप, उस जो आपका डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 10th क्लास के आपके साथी हैं उनके साथ में इसको शेयर करें, और खूब पढ़े घर में मन लगा के। धन्यवाद।